हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार मीना। आज हमारा दूसरा टॉपिक है और दूसरे टॉपिक का नाम है कहे आज का दूसरा पार्ट एक दल के प्रभुत्व का दौर। पहला पार्ट हमारा जाहिर सी बात है बड़े सरल अंदाज से आपको पढ़ाया गया था और वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्वतंत्र भारत की राजनीति में दूसरा जो आज का हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। जाहिर सी बात है पाठ पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं पाठ के बारे में कि पाठ में किन किन चीजों के बारे में अवगत करवाया गया है और इस पाठ में कौन कौन सी बातें हम पढ़ने वाले। पहली बात हम पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उसके बाद में हमारे देश का संविधान था वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। उससे पहले ही हमने कल्पना कर ली थी कि जब भी हमें आजादी मिलेगी तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा वो लोकतांत्रिक प्रकार से चलाया जाएगा, अर्थात जनता की शासन व्यवस्था होगी और लोकतांत्रिक सरकार का ही गठन हमारे देश में किया जाएगा। लेकिन उस समय हमारे सामने कुछ कठिन परिस्थितियां थी, कुछ समस्याएं थी। वो समस्याएं क्या थी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, क्योंकि हमारे देश में उस समय एक ही पार्टी थी और इसके अलावा किसी भी पार्टी का अस्तित्व हमारे देश में हमें देखने को नहीं मिला था। कारण इसका ये था क्योंकि आजादी से पहले सन 1885 की अगर हम बात करें, सन 1885 की अगर हम बात करें तो यहां से हमारे राजनीतिक दलों का उदय हो चुका था। और जब 1885 में जिस दल का उदय हुआ था वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो जाहिर सी बात है कि एक दल के प्रभुत्व के दौर में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उदय किस प्रकार से हुआ और इस पार्टी ने अपनी अंतरिम सरकार सन 1950 से लेकर 1990 के दशक तक इनकी जो अंतरिम सरकार थी, एक छत्र छाया थी हमारे देश में शासन व्यवस्था करने वाली पार्टी की, और वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि संविधान के लागू होने के बाद में हमने सबसे पहले कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया, उसके बाद में हमारे इलेक्शन के प्रोसेस कैसे थे, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, और उसके बाद में जो अंतरिम सरकार बनी थी वो कौन से दल की थी और उस दल ने लगातार कितने सालों तक शासन किया था, हमें बदलाव कौन सी सन में देखने को मिला था, और उसके बाद में अंतिम चरणों में हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक दलों में गठबंधन की सरकार का उदय था, वो कब हमें देखने को मिला था। तो पाठ को स्टार्ट करते हैं आज हम एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो पाठ को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो अहम बातें हैं पाठ की वो करते हैं कि जब भी हमें आजादी मिलेगी तो हम अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रेरणा लेंगे और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के द्वारा ही हम अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन है वो करेंगे। और इसके लिए 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान था वो लागू कर दिया गया था और उसी समय हमारी पहली अंतरिम सरकार बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। और नेतृत्व में जब ये सरकार बनी थी तो इसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते थे। और उनकी अंतिम सरकार के द्वारा लगातार भारत की शासन व्यवस्था कांग्रेस के हाथों में थी। तो कहने का मतलब है एक दल के प्रभुत्व के दौर में उस समय जब लोकतंत्र की स्थापना की जाती है किसी भी देश में, जब भी लोकतंत्र की स्थापना की जाती है तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में एक से अधिक दल होते हैं। लेकिन भारत जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ था उस समय हमारे देश के सामने सिर्फ एक ऑप्शन था और एक ही पार्टी थी और वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पाठ में, वो करेंगे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के बारे में। भाई जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चलाने के लिए हमें चुनाव भी करवाने होंगे और चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग की भी आवश्यकता होगी। तो
पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत की जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उस समय हमारे देश के पहले चुनाव कब हुए थे? वो हुए थे सन 1950 में। हमारे देश के जो पहले चुनाव हुए थे वो सन 1950 में हुए थे। और जो पहले चुनाव हुए थे उस समय हमारे देश में बहुत सारी चुनावों से संबंधित समस्याएं थी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके मतदान सूची में नाम नहीं थे और उनकी जो आइडेंटिटी जो भी बनी थी उस समय वो भी बहुत सारे नामों से बनी थी। जैसे कहें ग्रामीण आम भाषा में हम कहें फलाने की बहू के नाम से, फलाने की बेटी के नाम से, फलाने के बेटे के नाम से, इस प्रकार की उनके पहचान पत्र बने थे। और वो सारे के सारे पहचान पत्र थे वो लगभग गलत थे। और गलत होने के कारण से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मतदान से वंचित रखा गया था। और मतदान से जिन लोगों को वंचित रखा गया था उनकी तादाद लगभग 40 लाख लोग थे। यानी कि ऐसे लोग थे भारत में जिनका कहीं भी मतदान सूची में नाम नहीं था। और लगभग आंकड़े के अनुसार चले, हम राजनीतिक के हिसाब से चले तो लगभग 40 लाख ऐसे लोग थे जिनका उस समय मतदान सूची में नाम नहीं था। हमारा टॉपिक आज का यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई और भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे? एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब और इसके पहले चुनाव आयोग कौन थे? तो भारत के जो चुनाव आयोग थे उनकी स्थापना जनवरी 1950 में। तारीख याद रखना आपको, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि भारत के जो चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी वो जनवरी सन 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और भारत के पहले जो चुनाव आयोग थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, इसका नाम याद रखना आप लोगों को। ये थे भारत के पहले चुनाव आयोग। तो क्वेश्चन मैं वापस से दोहरा रहा हूं, टॉपिक के हिसाब से चले पंक्ति बाय पंक्ति या लयबद्ध तरीके से। भारत के पहले चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? भारत के पहले चुनाव आयोग का गठन था वो जनवरी सन 1950 में किया गया था। भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयोग थे। और भारत के चुनाव आयोग की स्थापना थी वो जनवरी सन 1950 में की गई थी। अगली बात करें चुनाव आयोग से संबंधित, वो बात थी कि जब भारत के पहले इलेक्शन हुए थे उस समय चुनाव आयोग के सामने प्रमुख समस्याएं या कहें उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो अगला हमारा टॉपिक है चुनाव आयोग की चुनौतियां। चुनाव आयोग चुनाव आयोग की चुनौतियां। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब और इसके पहले चुनाव आयोग कौन थे। उसके बाद में अगला हमारा दूसरा टॉपिक है कि चुनाव आयोग के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां थी वो कौन कौन सी थी। पहली चुनौती थी भारत के चुनाव आयोग के सामने, वो थी भारत एक विशाल देश है। विशाल देश था। विशाल देश था। ये बात सत्य है कि जिस समय हमारे देश को आजादी मिली थी तो हमारे देश का क्षेत्रफल खूब लंबा चौड़ा था। तो कहेंगे चुनाव आयोग के सामने जो प्रमुख चुनौतियां थी उस समय जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था तो पहली चुनौती उनके सामने थी कि भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश के पास विशाल ही जनसंख्या है। भाई जनसंख्या भी विशाल ही होगी और उस समय हमारे देश की आबादी भी ज्यादा थी, विशाल जनसंख्या भी थी, जाहिर सी बात है विशाल जनसंख्या भी उनके सामने चुनौती थी। इसी में अगली बात थी स्वतंत्र रूप से चुनाव भी करवाने थे। इसी टॉपिक में अगर बात करें
इसी पॉइंट की बात करें, स्वतंत्र 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 चुनाव पहली जो चुनौती थी भारत की चुनाव आयोग के सामने वो थी, भारत एक विशाल देश था, भारत की जनसंख्या उस समय सबसे ज्यादा थी, स्वतंत्र चुनाव भी करवाने थे। ये प्रमुख चुनौती थी हमारे चुनाव आयोग के सामने, पहली चुनौती। सेकंड चुनौती थी उनके सामने चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना। दूसरी क्या थी? चुनावी क्षेत्र का सीमांकन चुनावी क्षेत्र का सीमांकन जरूरी था। दूसरी चुनौती थी उनके सामने वो थी चुनावी क्षेत्र का सीमांकन करना, क्योंकि हमारे देश का क्षेत्रफल काफी लंबा चौड़ा था। जाहिर सी बात, दूसरी बात थी कि जनसंख्या खूब बड़ी थी हमारे देश की। तीसरी बात थी कि भारत का क्षेत्रफल या भारत खुद एक विशाल देश था, तो हमारे देश की सीमाओं का सीमांकन था उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भारत की रियासतों का धीरे धीरे करके एकीकरण किया गया था, और उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम सन 1956 में जब लागू किया गया था, उसके बाद में हमारे प्रांतों का या राज्यों का गठन वो किया गया था। तो जब जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, तो उस समय हमारे देश में चुनावी क्षेत्र का जो सीमांकन था वो नहीं किया गया था सही तरीके से। ये इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने जिस प्रांत से, जिस क्षेत्र से जो लोकसभा सदस्य खड़ा होगा, उस क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन नहीं किया गया था। ये उनके सामने दूसरी चुनौती थी। तीसरी चुनौती उनके सामने क्या थी? भाई जिन अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। क्या करना? प्रशिक्षित करना। भाई तीसरी चुनौती उनके सामने थी, वो थी चुनावी अधिकारियों और चुनावी कर्मियों को प्रशिक्षित करना चुनाव में। जाहिर सी बात है, जब भी चुनाव होंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ में कुछ कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाता था। तो उस समय हमारे चुनाव आयोग के सामने ऐसे कोई आधार नहीं थे कि वो इन चीजों को प्रशिक्षित सही समय पर कर सके। तो तीसरी चुनौती को हम कह सकते हैं कि अधिकारियों के साथ साथ चुनावी कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ये उनके सामने तीसरी प्रमुख चुनौती थी। तीसरी बात है, उस समय साक्षरता प्रतिशत कम थी हमारे देश में। क्या कम थी? साक्षरता साक्षरता कम होना। अगली चुनौती थी, चौथी, वो थी साक्षरता का कम होना। लोग प्रशिक्षित नहीं थे, लोग चुनावों के बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी तो उस समय हमारे देश में लगभग पढ़े लिखे लोग या कहें साक्षर लोगों का प्रतिशत था वो कम था, क्योंकि सन 1961 में हमारे देश में केवल और केवल 40% लोग ही साक्षर थे, और अगर 50 की बात करें तो लगभग यही आंकड़ा लगभग 30% से भी कम था हमारे देश में साक्षर लोगों का। तो हमारे देश के चुनाव आयोग के सामने चौथी जो प्रमुख समस्या थी, चुनौती थी, वो थी कि भारत की जनसंख्या जो चुनाव के योग्य है, जो अपना मतदान कर सकती है, उनकी साक्षरता प्रतिशत था वो एकदम से कम था। ये भी इनके सामने प्रमुख समस्या थी। और साथ साथ में दोबारा से मतदान सूची बनाना वो भी आसान नहीं था। दोबारा से मतदान सूची
बनाना बनाना आसान नहीं था। यानी कि भारतीय चुनाव आयोग ने पहले ही मतदान सूची बना ली थी और दोबारा से इस मतदान सूची में संशोधन करना या उनमें फेरबदल करना वो भी इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि हमने मतदान सूची बना ली थी, लोगों के पहचान पत्र बना लिए थे। हमने अभी देखा था, अभी पढ़ा था पाठ के स्टार्टिंग में कि लगभग भारत के 40 महिला और पुरुष लोगों को वंचित रखा गया था, जिनकी मतदान सूची में कहीं नाम का उल्लेख नहीं था, या फिर कहें उनका आइडेंटिटी या चुनावी जो पहचान पत्र होता है वो नहीं बना था। तो चुनाव आयोग के सामने पांचवी जो प्रमुख समस्या थी वो ये थी कि दोबारा से अगर मतदान सूची बनाएंगे तो वो भी इतना आसान काम नहीं था कि आसानी से दोबारा से हम मतदान सूची है वो बना सके। अब आंकड़ों की बात करें भारत के पहले चुनाव की, जनवरी सन 1950 के बाद में भारत के जो पहले इलेक्शन हुए थे उस समय भारत के कुल मतदाता कितने थे, विधायक कितने थे, लोकसभा के सदस्य कितने थे और कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, अर्थात प्रशिक्षित किया गया था जिन कर्मचारियों को जो चुनाव संपन्न करवा सके, आदि चीजों के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। पहली चीज देखिए, उस समय हमारे देश में कुल मतदाता कितने थे। पहला जो चुनाव हुआ था जनवरी 1950 में, उस समय हमारे देश में कुल मतदाता थे 17 करोड़। कितने थे? 17 करोड़ लोग थे जो मतदान की कतार में खड़े थे, कुल 17 करोड़। दूसरी बात लिखे, विधायक कितने खड़े हुए थे उस समय, क्योंकि विधायक है वो राज्य से खड़े होते हैं, तो विधायक कितने खड़े हुए थे हमारे देश में? कुल उनकी संख्या थी 3200, 3200 विधायक थे, वो चुनाव में खड़े हुए थे अपने अपने राज्यों से या कहें अपने अपने प्रांतों से। दूसरी बात करें, लोकसभा सांसद कितने थे जो चुनाव में खड़े हो रहे थे? लोकसभा के सदस्य ये कितने थे कुल टोटल? इनकी संख्या थी लगभग 489 लोकसभा के सदस्य खड़े हुए थे जब भारत के पहले इलेक्शन हुए थे। दूसरी बात थी साक्षरता मतदाता, साक्षर जो मतदाता थे उनकी संख्या कितनी थी? साक्षर मतदाता इनकी संख्या कितनी थी? जो केवल पढ़े लिखे थे उनकी संख्या थी लगभग 15% या 15% इनकी संख्या थी। और कितने लोगों को चुनावी ट्रेनिंग दी गई थी? लगभग 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। ये कुछ प्रमुख चुनौतियां थी हमारे देश के मतदाता या कहें मतदाता के साथ साथ में चुनाव आयोग के सामने। मैं आप लोगों को फिर से दोहरा रहा हूं कि चुनाव आयोग की स्थापना कब और पहले चुनाव आयोग कौन थे? जनवरी सन 1950 में भारत के पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के पहले जो चुनाव आयोग थे उनका नाम था सुकुमार सेन। अगला हमारा टॉपिक था चुनाव आयोग की चुनौतियां। क्वेश्चन आ सकता है कि चुनाव आयोग की जब स्थापना जनवरी सन 1950 में की गई थी तो उस समय हमारे चुनाव आयोग के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? पहली चुनौती उनके सामने थी, भारत एक विशाल देश था, भारत की जनसंख्या विशाल थी और स्वतंत्र चुनाव भी हमें करवाने थे। पहली चुनौती उनके सामने ये थी। वो आप आसानी से बता सकते हो कि पहले चुनौती के बारे में आप क्या कहोगे कि भारत एक विशाल देश था उस समय, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी उस समय और निष्पक्ष रूप से चुनाव भी करवाने थे। ये पहली चुनौती थी हमारे चुनाव आयोग मिस्टर सुकुमार सेन के सामने। सेकंड चुनौती थी उनके सामने चुनावी क्षेत्र का सीमांकन करना भी जरूरी था। जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र से जो विधायक या लोकसभा के सदस्य खड़े हो रहे थे उन सीमाओं का
सीमांकन करना भी जरूरी था, और उस समय हमारे देश का सीमांकन था वो सही तरीके से नहीं हो पाया था। तो दूसरी चुनौती उनके सामने ये थी। तीसरी चुनौती उनके सामने थी अधिकारी और चुनावी कर्मियों को प्रशिक्षित करना। लगभग कितने लोगों को, लगभग जो अधिकारी थे, जो इलेक्शन हुए थे उनमें अधिकारियों के साथ साथ में चुनावी कर्मियों को प्रशिक्षित भी करना था, ताकि देश का चुनाव किस प्रकार से हो, किस प्रकार से हम कराएं, ऐसी चुनौती भी उनके सामने थी। चौथी चुनौती उनके सामने थी कि उस समय हमारे देश का साक्षरता प्रतिशत थी वो एकदम से कम थी। कहने का मतलब था कि उस समय हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या वो सबसे कम थी। पांचवी चुनौती उनके सामने थी कि दोबारा से अगर हम मतदान सूची बनाएं तो मतदान सूची बनाना भी गलत काम था, वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पहली जो मतदान सूची हमने बनाई थी, हमने 40 लाख लोगों को मतदान सूची में शामिल नहीं किया। हमने जो आइडेंटिटी बनाई थी वो फलाने की बहू के नाम से, फलाने की बेटी के नाम से, फलाने की बेटे के नाम से, इस प्रकार की ग्रामीण आम भाषा में जो नाम होते हैं उस आधार पर उन लोगों की आइडेंटिटी बनाई थी, जो एकदम से निरस्त थी। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी वो, क्योंकि आइडेंटिटी जो बनती है किसी भी चुनाव की, उसमें नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, और गांव जिस जगह पे वो रहने वाला है वहां का पूरा एड्रेस होता है। लेकिन ये मतदान सूची भी अगर दोबारा से बनाए तो वो भी आसान काम नहीं था। क्यों आसान काम नहीं था? क्योंकि हमारे देश एक विशाल देश था, हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, और जाहिर सी बात थी हमारी सीमाओं का सीमांकन था वो भी नहीं किया गया था। आंकड़ों के हिसाब से चले कि पहले इलेक्शन जब भारत का हुआ था तो उस समय हमारे देश में कितने मतदाता थे, कितने विधायक थे, कितने लोकसभा के सदस्य थे, साक्षरता का प्रतिशत कितना था, और साथ साथ में कितने लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया था, वो सारी चीजें देखिए। उस समय हमारे देश के जो पहले इलेक्शन हुए थे तो लगभग मतदान करने वाले लोगों का जो आंकड़ा था, जो जनसंख्या थी वो थी 17 करोड़। विधायक कितने थे? विधायक का मतलब होता है कि राज्यों से खड़े होने वाले, अपने अपने क्षेत्र से खड़े होने वाले विधायक। लगभग हमारे देश में उस समय विधायक खड़े हुए थे 3200। लोकसभा के सदस्य कितने थे? लोकसभा के सदस्य थे 489 सदस्य, क्योंकि कुल सीटें 489 थी, और सारे के सारे जो मेंबर्स खड़े हुए थे वो एक ही पार्टी के से थे, और वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और कुछ सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाने की जिम्मेदारी उन पे आ गई थी, लेकिन उन्होंने उस समय पार्टी के नाम कुछ इक्के दुक्के रखे थे, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लगभग लोकसभा के 489 सदस्य खड़े हुए, और साक्षरता का प्रतिशत था उस समय वो था 15%। हमारे देश में लगभग 15% लोग ही साक्षर थे। पहले इलेक्शन में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया था? वो किया गया था 3 लाख लोगों को। चुनावी जो कर्मी थे, जो अधिकारी थे, उनकी संख्या 3 लाख थी, और 3 लाख लोगों को क्या किया गया था? प्रशिक्षित किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, ताकि भारत का पहला इलेक्शन है या चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इसके बाद में आगे की चर्चा इसी टॉपिक से संबंधित करेंगे, वो भी करते हैं। अगली चीज क्या आएगी? वो आएगी कि उस समय हमारे देश में केवल एक दल की प्रभुत्व का दौर था, वन पार्टी इरा। एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, और एक ही पार्टी का प्रभुत्व जहां पे होगा वहां हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जहां पर एक ही पार्टी का दौर है और एक ही पार्टी के द्वारा शासन व्यवस्था की जाती है। लेकिन हमारे देश में ऐसी ही शासन व्यवस्था की प्रारंभिक तौर से स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद में हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया था। तो उसके बाद में अन्य पार्टियों का उदय भी भारत में धीरे धीरे हो चुका था। जाहिर सी बात थी। और चुनौती क्या थी? वो थी एक पार्टी के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा हम लोकतंत्र स्थापित
नहीं कर सकते, कर सकते। जाहिर सी बात है कि एक पार्टी के द्वारा हम अपने देश में लोकतंत्र है वो स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि एक दल की जहां पार्टी होगी वहां एक दलीय शासन व्यवस्था होगी, तो वहां पे हम किसी भी प्रकार से लोकतंत्र है वो स्थापित है वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक पार्टी की जो शासन व्यवस्था है उसके जो प्रमुख देश हैं उसमें नाम लिया जा सकता है चीन का। पहली देश चीन है जहां एक ही पार्टी शासन व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले रखी है। इसके अलावा क्यूबा, क्यूबा का नाम ले सकते हैं। उसी प्रकार से जिस भांति चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है उसी प्रकार से क्यूबा में भी एक ही दलीय शासन व्यवस्था है। सीरिया की बात करें, इसके अलावा सीरिया की बात करें तो सीरिया में भी एक ही दल की शासन व्यवस्था है, और एक ही दल की शासन व्यवस्था है वहां हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते। ये बात सत्य है कि एक पार्टी के दम पर हम किसी भी देश में शासन व्यवस्था या लोकतंत्र है वो स्थापित नहीं कर सकते। ऐसे देश चीन है जहां एक ही पार्टी है, क्यूबा एकमात्र ऐसा देश है जहां एक ही पार्टी के द्वारा शासन व्यवस्था की जाती है, सीरिया एक ऐसा देश है जहां एक ही पार्टी के द्वारा है वो शासन व्यवस्था की जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था। जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी तो हमने कल्पना ही उस समय कर ली थी कि जब भी हमें आजादी मिलेगी तो हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के द्वारा ही हम अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन है वो करेंगे। लेकिन बट हमारे सामने समस्या क्या आ गई, चुनाव आयोग की हमने स्थापना कर ली थी, चुनाव आयोग के सामने जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों को भी हमने धीरे धीरे कम कर लिया था, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक संकट था। और वो संकट क्या था, एक दल के प्रभुत्व का दौर, अर्थात एक ही पार्टी थी। क्योंकि भारत की आजादी से पूर्व और आजादी के बाद में जिस पार्टी को सत्ता मिली थी या जिस पार्टी ने भारत को आजादी दिलाई थी वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये भारत की सबसे प्राचीन पार्टियों में से एक थी और इसकी स्थापना की गई थी वो सन 1885 में मुंबई के तेजपाल संस्कृत भवन में की गई थी, और एक अंग्रेज के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और उस अंग्रेज अफसर का नाम था ए ओ होम, ए ओ होम। ये एक अंग्रेज अफसर था जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना थी वो की गई थी। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे योमेश चंद्र बनर्जी। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी थे और इस पार्टी का गठन था वो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था, उनका नाम था ए ओ होम। और कांग्रेस की स्थापना थी वो कब की गई थी, सन 1885 में बंबई में, क्योंकि मुंबई आज नाम है उसे उस समय बंबई कहा जाता था। बंबई के एक भवन है तेजपाल संस्कृत भवन में इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना थी वो बंबई में सन 1885 में की गई थी। इसके अलावा भारत में एक पार्टी के द्वारा निष्पक्ष चुनाव भी नहीं करवा सकते थे। भाई जाहिर सी बात है निष्पक्ष चुनाव भी करवाने हैं हमें, और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक या दो पार्टी का होना भी अनिवार्य है। लेकिन उस समय हमारे देश में केवल एक पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी। जितने भी सदस्य खड़े हुए थे पहले लोकसभा चुनाव में 489 सीटों पर, वो सारे के सारे सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे। और कुछ गिनी चुनी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी उनके सदस्य खड़े हुए थे, और वो सदस्य भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कुछ छोटी छोटी पार्टियां बनाई थी या कहें क्षेत्रीय पार्टियों का गठन किया था। ये था हमारा आज का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना के साथ साथ में चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, हमने दो टॉपिक पे बात की थी। पहला टॉपिक था हमारा वो था भारत का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में क्या बातें थी, भारत का चुनाव आयोग था उसका गठन कब किया गया, उसके बाद में पहले जो चुनाव आयोग था हमारा वो कौन था, इस पे हमने चर्चा की। दूसरा टॉपिक हमने लिया था चुनाव आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, हमने बारी बारी से क्रम से 5 चुनौतियां पढ़ी थी। और उसके बाद में पहला जो इलेक्शन हुआ था
उस समय हमारे देश में कुल जनसंख्या कितनी थी, कहें कुल मतदाता कितने थे, कुल विधायकों की संख्या कितनी थी, लोकसभा के सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, और उसके बाद में साक्षरता प्रतिशत कितना था, कितने लोगों को हमने प्रशिक्षित किया था चुनाव के समय, और कितने लाख कर्मचारी थे वो चुनाव में पार्टिसिपेट या भाग लिया था। अगला हमारा टॉपिक है पहला आम चुनाव। पहला आम चुनाव। भाई भारत के पहले इलेक्शन थे वो सन 1950 में हो चुके थे, लेकिन विधिवत रूप से बात करें सीरियल वाइज एक नंबर क्रमांक से अगर हम चले, भारत के जो पहले इलेक्शन हुआ था वो सन 1952 में हुआ था। विधिवत रूप से सुकुमार सेन जो भारत के पहले चुनाव आयोग थे उनके नेतृत्व में पहला जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। हम सीरियल से 3 इलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 1957 में हुआ, थर्ड जो इलेक्शन हुआ था वो हमारा हुआ था 1961 में। हम बारी बारी से तीनों इलेक्शनों पर चर्चा करेंगे कि कुल लोकसभा की सीटें कितनी थी, कितनी सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस को मिली, इसके अलावा अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन पार्टियों को कितनी सीटें मिली थी। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले भारत का आम चुनाव, पहला आम चुनाव जो सन 1952 में हुआ था, और इस चुनाव की जो मुख्य विशेषताएं थी वो इस प्रकार है। पहली विशेषता थी कि इसमें कौन सी पार्टी का प्रभुत्व था। तो जाहिर सी बात है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का दबदबा था इस चुनाव में। भारत के जो पहले इलेक्शन हुए थे और पहले इलेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में दबदबा था। यह बात करें तीनों इलेक्शनों की, सन 1952 का इलेक्शन पहला, दूसरा 57 का इलेक्शन और तीसरा सन 1961 का इलेक्शन, और तीनों इलेक्शनों में भरपूर सफलता प्राप्त की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने। तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया तीनों इलेक्शनों में, 1952 के इलेक्शन में, 1957 के इलेक्शन में, सन 1961 के इलेक्शन में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का दबदबा था तीनों इलेक्शन में। अगला हमारा इसी से संबंधित जो विशेषता है पहले इलेक्शन की वो थी लगभग पहला जो इलेक्शन करवाया गया था उसमें कितना समय लगा। चुनाव अभियान से लेकर मतगणना तक भारत का जो पहला चुनाव हुआ था, चुनाव अभियान से लेकर मतगणना तक कांग्रेस के साथ साथ में लगभग कितने दिन का समय लगा, लगभग 6 मंथ का समय लगा। 6 मंथ का समय लगा। भारत का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी का दबदबा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। पहला जो इलेक्शन हुआ था उस चुनाव अभियान से लेकर जब मतगणना हुई थी लास्ट, उसमें लगभग कुल कितना समय लगा था, 6 मंथ का या 6 माह का समय उस समय लगा था। तीसरी बात थी, तीसरी जो इलेक्शन की जो विशेषता थी वो थी मतदान को देखकर। भारत का जो पहला मतदान हुआ था, मतदान को देखकर आलोचकों का मुंह बंद हो गया भाई, बंद हो गया और मील का पत्थर भी साबित हुआ ये चुनाव, मील का पत्थर भी साबित हुआ। जाहिर सी बात थी
तीसरी जो विशेषता थी पहले आम चुनाव की वो ये थी, बहुत सारे ऐसे आलोचक थे जो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर क्षेत्रीय पार्टियां बनाई थी। क्या चुनाव, पहला जो चुनाव होगा, क्या वो सही तरीके से चुनाव आयोग करा पाएंगे, या भारत की शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक से चल पाएगी। तो कहने का मतलब था, हर चीज को हमने दरकिनार करते हुए सभी आलोचकों का मुंह बंद किया था सन 1952 के इलेक्शन में। और साथ ही साथ पहला जो इलेक्शन हुआ था वो हमारी भारतीय राजनीति का इतिहास का मील का पत्थर भी साबित हुआ था। और इस मील के पत्थर को हमने स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा था भारतीय संविधान के, कि पहला जो इलेक्शन हुआ था भारत का वो विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा, कि जो भी देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाएगा वो हमारे देश के पहले इलेक्शन के साथ प्रेरणा लेगा। और ये चुनाव हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शनों में से एक माना जाता है, क्योंकि हमने सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिया था और साथ ही साथ मील का पत्थर साबित हुआ था ये इलेक्शन। अगली बात थी, पहले इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम दरकिनार नहीं कर सकते, और वो बात थी कि पहला जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में हमें किन किन चीजों के साथ में कुल लोकसभा की सीटें कितनी थी और कुल लोकसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। जाहिर सी बात है, कुल जो सीटें थी वो थी 489 सीटें, कुल सीटें। लोकसभा के पहले आम चुनाव में जो सीटें थी वो 489 सीटें थी, और 489 सीटों में से भारत ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कुल 364 सीटों पर सफलता प्राप्त की थी। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत का पहला इलेक्शन कब हुआ, सन 1952 में हुआ था। पहले इलेक्शन में लोकसभा की कुल सीटें कितनी थी, 489 सीटें थी। 489 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 489 सीटें मिली थी। और सेकंड नंबर पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे जो पार्टी रही थी विपक्षी पार्टी के रूप में या विपक्षी दल के रूप में, और वो पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय भारतीय कम्युनिस्ट 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 पार्टी, इसको लगभग 16 सीटें मिली थी उस समय। पहला जो इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी, और ये हमारे पहले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर रहने वाला राजनीतिक दल था। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा